हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग आज अध्ययन करने वाले क्लास 6 हिस्ट्री अध्याय 4, जिसमें हम जानेंगे आरंभिक नगर कैसे हुआ करते थे। प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत जो थी हड़प्पा सभ्यता जो थी, उसमें प्राचीन नगर कैसे जो थे आरंभिक नगर कैसा था, लोगों का घर, सड़कें या अन्य जो चीज़ें थी वो कैसे थी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ हड़प्पा की कहानी से। तो हड़प्पा की कहानी शुरुआत करने से पहले जो है हम कुछ चित्रों को देखेंगे और उनसे पहले देखेंगे आसपास के कौन से क्षेत्र थे और क्या क्या चीज़ें थी, कौन सी नदी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा देखिए, हड़प्पा जो है आपका ये वाला हिस्सा है, हड़प्पा हो गया, ठीक है ना। हड़प्पा कहाँ है तो हम देख रहे हैं भारत के अंतर्गत जो है, ठीक है ना। और इस हड़प्पा जो देखा जाए तो वह कहाँ पे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए झेलम चिनाब, आप जानते हैं कि नदी जो है हमारी, ठीक ना, वह हिमालय की नदियाँ, साथ ही साथ जो है यह जो है झेलम नदी, चिनाब, ठीक ना, और रावी और सतलज भी होती है। जो सिंधु नदी क्या होती है, सहायक नदी होती है। सिंधु नदी के सामने हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा मोहनजोदड़ो जो है, ठीक है, वो भी सिंधु नदी के तट पे स्थित है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि राखीगढ़ी जो है वह कहाँ पे स्थित है, और कालीबंगा। तो राखीगढ़ी की बात कर लेंगे तो हड़प्पा की नज़र से देखा जाए तो हड़प्पा से वो पूर्वी हिस्से में स्थित है राखीगढ़ी। और साथ ही साथ जो है हमारा देखिए राखीगढ़ी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राखीगढ़ी जो है वह हड़प्पा से किस साइड में स्थित है, तो हड़प्पा यहाँ पे है और आपकी गढ़ी आपका यहाँ पे है, तो पूर्वी हिस्से में है। जबकि यहाँ पे कालीबंगा जो है वह जो है हड़प्पा से किस साइड में स्थित है, तो वह हम बात कर लेंगे दक्षिण और पूर्व के मध्य में स्थित है। उसके नीचे जो आ जाता है हमारा गवेरी वाला आ जाता है। आगे देखते हैं, क्योंकि विशेष रूप से जो है हम हड़प्पा के बारे में ही जानने वाले हैं, कैसे उनके आरंभिक नगर हुआ करते थे। यहाँ बात कर ले चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, सुतको, धौलावीरा, सुरकोदा, ये हमारी गुजरात वाली हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये जो वाले अब पाकिस्तान के हिस्से हैं, ठीक है ना। जितने भी चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, ये जो रहेंगे जोदड़ो वाले जो जितने भी नाम वाले हिस्से आते हैं वह जो है पाकिस्तान के हिस्से हैं, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए ये जितने भी हम नगर देखे, हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा देखे, मोहनजोदड़ो देखे, चनहुदड़ो देखे, धौलावीरा देखे, कालीबंगा देखे, ये सारे ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। कहाँ पे स्थित है, सिंध प्रांत में, पंजाब और सिंध प्रांत में स्थित है। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों, ठीक ना, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने वाले लोग हैं, उन पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, ठीक है ना। इन सभी जगहों से जो चनहुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा, धौलावीरा, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन जगहों से कुछ ना कुछ पुरातत्वविद जो थे उनको कुछ ना कुछ वस्तुएं मिली, और वहाँ से वो चीज़ें जो थी उनको ये ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो थे निवास करते थे, और उनका रहन सहन क्या था। देखिए जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए करते थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मन के ताबे, उपकरण और पत्थर, लंबे ब्लेड आदि मिले थे। सब इतनी सारी चीज़ें जो थी उनको मिली थी। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की चीज़ें जो थी मिली थी, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को क्या हुआ था कि उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे लोग निवास करते हैं। जैसे सीता जी को रावण जब उठा के लेके जाता है तो कहीं सीता जी क्या करती है, चप्पल फेंक देती है, कहीं जो है कानों में का फेंक देती है, कहीं जो है वह अन्य सारी चीज़ें जो है फेंकती जाती हैं। तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं जगहों से, इन्हीं रास्तों से होकर के हमारी सीता जी को रावण क्या किया गया, ले गया है। उसी तरह से जब पुरातत्वविद खोजते हैं तो इन सारी धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, सुरकड हो गया, हड़प्पा हो गया, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं पुरातत्व हुए सामान मिले, जिससे उनको यह अनुमान हो गया कि यहाँ पे लोगों का क्या था, रहन सहन था। देखिए आते हैं हम यहाँ पे करेंगे लगभग 150 साल पहले, इन सभी ये सारी चीज़ें हमने देखा कि मिट्टी के बर्तन, मन के मुहरे, इन सारी चीज़ें हमें मिली कैसे। तो लगभग 150 साल पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए हुए थे तो उनको संसाधन की आवश्यकता थी। तो जब संसाधन की आवश्यकता थी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या करते, बिछाते। अब बिछाते वो रेलवे लाइन बनाते या अन्य संसाधन के प्रयोग करते, ठीक है। तो रेलवे लाइन बिछाते तो कहीं ना कहीं मिट्टी की खुदाई करते। तो 150 साल पहले जब अंग्रेज जो है यहाँ पे सारी चीज़ें ये सब कर रहे थे, तब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो काम में जुटी इंजीनियरों
शहरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। क्या मिला? कहीं ना कहीं उन चीज़ों को क्या कर लिए, जब खुदाई किए तो उनमें से ईंट प्राप्त होती है, मनके प्राप्त होते हैं, बर्तनें प्राप्त होती हैं। तो उन सारी चीज़ों का क्या किया, पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में। उस समय हमारा कहाँ था? भारत में ही हुआ करता था। हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो हमने देखा कि प्राचीन इतिहास में सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? हड़प्पा नगर। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व स्थलों जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब देखिए, कह रहा है कि इन सारी चीज़ें जो भी हमें मिलती गई, वो क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब समझिए, यदि हम मान लेते हैं कि आप जो है भारत का पैसा लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो भारत का पैसा लेके जाते हैं, इस समय मान के चलिए कि कहीं ले जाकर गिर जाता है या कहीं दूसरे विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि ये भारत के लोग जो थे कहीं ना कहीं क्या आए थे, विदेशों में आए हुए थे। या आप जो है सऊदी या अन्य जगहों से जो पैसा आप कमा करके आते हैं भारत में, और उसको जो है चेंज नहीं करते, आप उसके नोट को रखे रहते हैं, रियाल है या जो भी है, उन सारी चीज़ों को आप रखे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि जब उस जगह से मिलेगा तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि भारत के लोग जो थे कहीं भी विदेशों गए हुए। तो वैसे ही जब उन सारी चीज़ें जो थी समानता मिलती थी, वो वैसे ईंट मिलते थे, जहाँ जहाँ खुदाई करते थे वैसे ईंट मिलते थे, वैसे मनका मिलते थे, तो पता चल जाता था कि यह कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता से है। तो वही कह रहे हैं कि जब पूरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता में शहरों का निर्माण कितने साल पहले हुआ? तो 8700 साल पहले हुआ था। दूसरी बात क्या होगी कि हमें इन सारी चीज़ों का जानकारी कब मिली? तो जब 150 साल पहले जो थी, ठीक ना, क्या हुआ था? 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब जो है इन सारी चीज़ों की जानकारी मिली। ये सारी चीज़ें धौलावीरा, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पे है? चंद्रगुदड़ो मंजोदड़ो, ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान वाले हिस्से में है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब देखिए, इन सारी नगरों की विशेषताएँ क्या थी? नगरों की विशेषताएँ क्या थी? यदि बात कर रहे हैं इन नगरों की विशेषताएँ, कुछ न कुछ, जब नगर बसाए गए थे 4700 साल पहले, तो कुछ ना कुछ विशेषताएँ होंगी, कुछ ना कुछ उसके तरीके होंगे, कुछ ना कुछ बनाने के तरीके होंगे, कुछ घर के डिज़ाइन से होंगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करें, जो नगर थे इनमें 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो भी नगर था उसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी हिस्सा जो था, जैसे घर बनता था, तो पश्चिमी हिस्सा जो था क्या था? मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एक ये वाला हिस्सा हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा ये वाला हो गया, ये पूर्वी हिस्सा हो गया। अब ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था, लेकिन वो कहाँ पर बना था? ऊंचाई पर बना हुआ था। पश्चिमी भाग जो था वह छोटा था, लेकिन कहाँ पे बना हुआ था? देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऐसे, ये हो गया आपका पश्चिमी भाग, और ये हो गया आपका पूर्वी हिस्सा, ठीक है, ये हो गया आपका पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा में देखिए कह रहे हैं कि जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था, ये क्या है? छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, ये आपकी ऊंचाई हो गई। और दूसरी बात क्या है? पूर्वी हिस्सा, जो ये पूर्वी हिस्सा है वह बड़ा था, लेकिन कहाँ बना था? निचले हिस्सा, मतलब इसकी तुलना में क्या था? निचले हिस्से पर बना हुआ था। दूसरी विशेषता क्या होती थी कि पश्चिमी हिस्सा जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो था वह बड़ा था लेकिन निचले हिस्से में बना हुआ था। यहाँ पे क्या है कि निचले वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, ठीक है ना? क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाले भाग थे, जो ये वाला हमारा हिस्सा था, पश्चिमी वाला हिस्सा, इसको क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया, जबकि निचले वाले हिस्से नगर कहा गया। क्या कहा गया? नगर कहा गया। तो अब देखिए नगर किसको कहा गया? तो जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत निचले वाले हिस्से, पूर्वी हिस्से पाए गए, ठीक ना, उसको नगर कहा गया, जबकि जो पश्चिमी हिस्से वाले पाए गए और ऊपरी हिस्सा छोटा वाला भाग था, जो कहा गया? पुरातत्वविदों द्वारा दुर्ग कहा गया। आइए देखते हैं उसके बाद क्या है कि तीसरा विशेषता क्या थी? तीसरी उसकी विशेषता क्या है कि दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कैसी बनती थी चारदीवारी? उस समय कैसे बनती थी? तो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी काफ़ी थी कि हज़ारों साल बाद तक इनकी दीवारें खड़ी रही। अब देखिए उसमें इतनी फिनिशिंग करते थे, इतने बेस्ट क्वालिटी के बनाते थे कि हज़ारों साल तक वो दीवारें क्या रहे? खड़ी रहे। दूसरी बात क्या है करें कि दीवार बनाते समय ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें बहुत मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। नगर दुर्ग, समझिए दुर्ग क्या था? पश्चिमी घाट का ऊपरी हिस्सा था, मतलब ऊंचे बनाया गया था और छोटा था, जबकि नगर जो हुआ करते थे वह पूर्वी
हिस्से थे और वह दुर्ग की तुलना में निचले हिस्से में बनाए जाते थे। मिसाल के तौर पर देखिए, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया। मोहनजोदड़ो में कहाँ क्या बनाया गया था? तालाब। अब तालाब जब बनाया गया था, जिस पूरा तत्वों ने इसे क्या कहा? महास्नागार। तो हड़प्पा नगर में हमें क्या मिला था? महास्नागार मिला था, जो एक बड़ा सा तालाब देखा गया। तो उन समय जो पुरातत्वविद जो थे, जो रिसर्च करने वाले थे, रिसर्चर थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये क्या हो सकता है? जो तालाब है वो एक बड़ा सा क्या है? महास्नागार है। इसमें लोग क्या कर रहे होंगे? स्नान करते होंगे, ठीक ना। इस तालाब को बनाने में ईंट और, ठीक ना, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। देखिए उस समय जो था ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। देखिए कितनी विशेषताएं हैं इनमें। देखिए विशेषताएं क्या क्या है यहाँ पे। देखिए करे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के रूप चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। बाप रे बाप, देखिए चारकोल की परत भी चढ़ाई थी। इतने उस समय जो थे, इतने वो लोग क्या थे, एक समझिए कि कितने खतरनाक मिस्त्री रहे होंगे। आज के डेट में जो चीज़ें बन जाती है 10 साल के बाद जो है दाँत चियार देती है, टूट फट जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती है देखने को मिलती हैं। इस सरोवर में दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। विशेषता क्या थी? अब देखिए यहाँ पे हम स्नानागार की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा था। इस दीवारों में क्या किए थे? चारकोल के प्लास्टर जो था वो चारकोल का था। दूसरी बात क्या है कि दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। अब देखिए चारों तरफ कमरे कहीं ना कहीं बनाए गए थे। स्नानागार था जो बड़ा सा तालाब था, तो वह जो थे महिलाएं या पुरुष जो हुआ करते थे उनके लिए कहीं ना कहीं कपड़े चेंज करने के लिए बनाया गया होगा। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। अब नेक्स्ट क्या है विशेषता कि जो महास्नानागार था उसमें पानी कहाँ से आता था? तो कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था, ठीक ना। और देखिए विशेष नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। ऐसा नहीं कि तालाब था चलिए जब भी मन करे तभी नहा लें। वो एक विशेष अवसर, जो मौके हुआ करते थे, फंक्शन हुआ करते थे, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। इसलिए कमरे बनाए गए होंगे कि वह लोग जितने भी लोग आए होंगे या जो अवसर होगा, जो फंक्शन हुआ हो रहा वो लोग नहाएंगे, उसमें क्या करेंगे? अपने जाकर कपड़े चेंज कर सकते होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए आता है हमारा क्या? कालीबंगा, लोथल। अब कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अग्निकुंड हमें कहाँ से मिले? तो कालीबंगा और लोथल जैसे मिले थे, ठीक ना। लोथल जैसे जब नगर से मिले थे। अब अग्निकुंड को देखकर क्या पता चला? कहीं ना कहीं क्या किए जाते होंगे? यज्ञ किए जाते होंगे, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार घर भी मिले थे। जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और लोथल, ठीक ना। इन सारी जगहों से हमें क्या मिलता है? बड़े बड़े भंडार घर मिले। तो अनाजों के भंडार घर कहाँ कहाँ मिले थे? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला? तो कालीबंगा और लोथल से मिला था, ठीक ना। उस अग्निकुंड को देखकर क्या पता चला? तो कहीं ना कहीं लोग क्या करते थे? यज्ञ किया करते थे। आइए हम चित्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई है, ये सीढ़ी बनाई गई है और यहाँ पर सीढ़ी है दोनों तरफ से उतरने के लिए। साथ ही साथ जो है ये बहुत बड़ा सा स्नानागार है, हो गया आपका। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े जो थे क्या बनाए गए थे? रूम बनाए गए थे। कहीं ना कहीं नहा करके इसमें क्या करते थे? अपने कपड़े चेंज किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो थी भवन, नाले और सड़कें कैसे हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमने स्नानागार देख लिया, भंडार घर देख लिए, ठीक है ना। अब देखिए इन नगरों के 2 मंजिलें हुआ करते थे। घर जो हुआ करती थी, नगर जो हुआ करते थे, नगर के जो घर हुआ करते थे, नगर समझ रहे हैं, जो उस समय घर हुआ करते थे वो 2 मंजिले, उससे अधिक नहीं हुआ करते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? घर के चारों तरफ आंगन के कमरे बनाए जाते हैं, जो हम लोग भी नॉर्मली जो होती है हमारे क्षेत्रों में भी जो होता है कि बीच में आंगन बनाया जाता है और चारों तरफ कमरे बना दिए जाते हैं, जहाँ पे हैंड पाइप लगा दिया जाता है। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था, जो इस समय हम लोग क्या बना रहे हैं? बाथरूम बना दे रहे हैं नहाने के लिए। और कुछ घरों में कुएँ भी होते थे। हमारे यहाँ भी होते थे कुएँ, लेकिन हम बंद कर दिए गए, ठीक ना। स्मार्ट टेक्नोलॉजी की ज़माना हो गया, स्मार्टनेस हो गया, डिज़ाइंस हो गए, ठीक है। इन सारी चीज़ें देखने को मिल रही। उसने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। अब नगर जो देखिए, नगर में ढके हुए नाले हुआ करते थे। क्या होते थे? नाले हुआ करते थे। हमारे यहाँ क्षेत्रों में भी क्या होता है? हम लोगों के भारत में क्या होता है कि जो घर बनाई जाती हैं, जो रोड बनाई जाती हैं, जो गाँव में रोड बनाए जाते हैं, उन नाले जो बनाए जाते हैं उन सड़कों के बीच से निकाल दिए जाते हैं या किनारों से निकाल दिया जाता है। फिर उसको क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है। सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाली में हल्की ढलान होती थी। क्या होती थी? ढलान होती थी, नहीं तो आपका पानी आप ही के घर से निकलेगा नहीं, बल्कि आपके घरों में ही भर जाता, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों में सड़कों की नालियाँ जोड़ दिया जाता था। घर की नालियों को कहाँ जोड़ा जाता था? सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये तो हमारे क्षेत्रों में भी होता है, हमारे भारत देश में भी होता है ऐसे कि घर की नालियों को कहाँ जोड़ा जाता है? मेन नाली से जोड़ दिया जाता है।
और यह नालियों का निकास जो किया जाता था वो बड़े नालों में ले जाकर कर दिया जाता है, जो हमारे यहाँ क्या किया जाता है, बड़े तालाबों, पोखरों या नदियों में गिरा दिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि नालों को ढकने के लिए, नालों को ढकने के कारण क्या होते थे कि मेन जगह पर क्या बनाए जाते, होल बना दिए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती है। जैसे हम लोग यहाँ क्या बनाया जाता है, साइफन बना दिया जाता है, और जो होता है समय समय पर जब बरसात के दिनों में क्या हो जाता है, उसको खोल करके उससे कचड़े निकाल लिए जाते हैं। सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, ऐसा नहीं कि कुछ दूर बनाया गया फिर बाद में बनाया जाएगा, ऐसा कतई नहीं था। अब हम देखेंगे क्या, नगरीय जीवन। हम क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा था। अब देखिए यहाँ पे नगरीय जीवन की बात करें तो हड़प्पा के जो नगर हुआ करते थे, बड़ी हलचल रहा करती थी। कैसी होगी, बड़ी हलचल रहा करती, क्योंकि नगर थे, बड़े बड़े स्नागार हुआ करते थे, तो उस समय जो थी हलचल हुआ करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतों के बनाने का योजना में जुटे रहते थे। यहाँ के शासक थे, जो लोग संभवतः जो है चारों तरफ क्या करते थे, बनाए रखते थे, वो क्या थे, शासक थे, ठीक है ना, बनाने की योजना बनाए रखे थे। शासक लोगों को दूर भेज करके धातु, मूल्य, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें क्या मंगवाते थे, तो शासकों का कार्य ये होता था कि वह धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ों को क्या करना, मंगवाना। नेक्स्ट कार्य क्या था कि शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को पास रखते होंगे। और नगरों में लिपिक भी होते थे, क्या होते थे, लिपिक, जो मुहरों पर लिखते थे, ठीक ना, और अन्य चीज़ें भी लिखते होंगे। ये सारी चीज़ें जो थी हड़प्पा के नगरों की विशेषता हुआ करती थी। उन नगरों में रहते कौन थे, देखिए इन नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष ही रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर रहते थे, चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे उस समय, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषता जो थी कि लोग क्या करते थे, दूर दूर तक यात्रा भी किया करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले, क्या बने, मिट्टी से बने हुए खिलौने भी उस समय मिलते थे। अब देखते हैं नगर और नए शिल्प। हम यहाँ पे देखेंगे क्या, नगर और नए शिल्प कैसे थे। तो नए नगर और शिल्प मिलने के लिए हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई, देखिए क्या क्या, पुरातत्वविदों को चीज़ें वहाँ मिली विभिन्न प्रकार के, अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। जैसे खिलौने मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, ये सारी चीज़ें जो थी मिली उनको कैसे बनाई गई थी, तो तांबा, कांसा, सोना, चांदी इत्यादियों से बनाई गई। तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसे से क्या बनाया गया था, औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। तांबा और कांसा क्योंकि उस समय जो थी प्राचीन हड़प्पा के अंतर्गत जो थी सोने की भी नहीं मिले था, जानकारियाँ नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, तांबा और कांसे का ही प्रयोग करते थे, ठीक है ना। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखिए जब उस समय जो थे सोने और चांदी से क्या बनाए थे, बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या बना हुआ है, ये एक मुहर प्राप्त हुई है जो ऊपर कुछ न कुछ लिखा गया है, जिसको अभी तक जो है पुरातत्वविदों ने पढ़ने की कोशिश की लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। वैसे ही आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी के क्या है बने हुए खिलौने हैं, ऐसे मिट्टी के खिलौने बने हुए उन चीज़ों उनको मिले, चीज़ें थी ये चीज़ें उनको, ये भी चीज़ें उनको मिली। ये क्या थे, पत्थर के बनाए हुए बाट हुआ करते थे, जो शायद बहुत मूल्य पत्थरों से बनाए गए होते थे। और किस लिए बनाए गए थे, धातुओं को तोड़ने के लिए वो पत्थरों का बाट का प्रयोग करते थे, ठीक ना। पत्थर के बाट चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। किस पत्थर से बनाए जाते थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत बाट बनाए जाते थे वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। ये देखिए क्या बनाया गया, ये है मनके, ठीक है। और मनके इनमें से कई कॉर्निलिनियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर बनके बनाए गए। क्या बनाए गए, मनके, ऐसे लंबे लंबे जो हैं आपके मनके बनाए गए हैं। और इनमें से किस लिए बनाया जाता था, मनके ऐसे बनाए जाते थे कि इसमें धागा डालकर क्या बना लिया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे एक इंसान को क्या मिलती है, कढ़ाईदार वस्त्र भी मिलते हैं, कढ़ाईदार वस्त्र भी मिले, जिससे यह ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं अब देखिए उस समय कढ़ाईदार वस्त्र कहाँ से मिले थे, तो कढ़ाईदार वस्त्र जो हमको मिला था वह मोहनजोदड़ो से मिली थी, ठीक है ना। इसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। बाट किससे बनाए गए थे, चर्ट पत्थर से बनाए गए थे, ठीक है। हड़प्पा से देखकर लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किससे बनती थी मोहरें, पत्थर की मोहरें बनती थी, ठीक ना। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग में डिजाइन हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन कैसे बनाते थे, काले रंग से डिजाइन करते थे। अब देखिए आते हैं हम नीचे।
लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कपास की खेती कहाँ होती थी? तो मेहरगढ़ में होती थी। कितने साल पहले? 7,000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे से चिपके हुए मिले थे। अब देखिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? कपड़े के टुकड़े मिले अवशेष, चांदी के एक फूलदान तथा ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ, सूत कताई। देखिए उस समय कपास के कपड़े भी मिले उन लोगों को, कपास की खेती भी हुआ करती थी मेहरगढ़ में। तो इससे ये पता चला कि कपास की खेती होती तो कहीं ना कहीं वस्त्र बनाते थे, और उस वस्त्र के लिए क्या होना चाहिए? चरखे और तकली भी होना चाहिए, ठीक है ना। चरखे और क्या होना चाहिए? तकली भी होना चाहिए। ये आपका चरखा है गांधी जी वाला, ठीक है ना, ऐसे बनता था, ठीक है ना। इसको चलाने के लिए हुआ करता था, यहाँ पे एक लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखिए, अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। अब विशेषज्ञ किसे? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जिसे खास चीज़ का क्या होता है? प्रशिक्षण लेता है, उसको कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पिचकारी करना, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं फेंस क्या हुआ था। देखिए फेंस जो पत्थर हुआ करता था वह कृत्रिम रूप से मिलता था, और उससे क्या बनाया जाता था? मन के चूड़ी, बालें और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। किससे? फेंस पत्थर से जो कृत्रिम रूप से बनता था, प्राकृतिक रूप से पाया जाता था, कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता था। अब देख कच्चे माल की खोज। कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल वो पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। प्राकृतिक रूप में क्या होते हैं? मिलते हैं। फिर किसान या उस पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसे कच्चे माल कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कच्चा माल हो गया, जैसे हमने पेड़ एक है वो कच्चा माल है। अब पेड़ को काट करके हमने विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स बना दिए, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? तो पेड़ हमारे लिए क्या हुआ? कच्चा माल हुआ। कर ले यहाँ देखिए, और एक बात कर लेते हैं कि जो जैसे मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया कपास क्या होता था? कच्चा माल होता था, जिसके बाद में कटाई जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है ना। मतलब हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिल जाया करती थी, लेकिन सोना, चांदी, पत्थर, ये सारी चीज़ें जो थी, तांबा, लोहा जो हुआ करता था, बहुमूल्य पत्थर जो हुआ करता था, उनको दूर दूर देशों से क्या किया जाता था? लाया जाता था हड़प्पा के सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है आपका कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? संभवतः राजस्थान से किया करते थे। आप जानते हैं राजस्थान में क्या है? खेतड़ी है, ठीक है ना, खेतड़ी जो तांबा के लिए जाना जाता है। देखिए पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। ओमान, ठीक है ना, ओमान जो है एक पश्चिम एशिया का, ठीक है ना, एक देश है जहाँ से वो क्या करते थे? वहाँ से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ साथ मिलाई जाने वाली धातु क्या है? टीन है। कांसा के साथ, अब देखिए विज्ञान का क्वेश्चन दे दिया है कि कांसा जो है किससे बनाया जाता है? तांबा और धातु के टीन से मिलाई जाती है। आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय भी जो था, उस समय जो बहुमूल्य पत्थर आयात किया जाता था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, ठीक है। सोने का जो आयात किया जाता था वो कर्नाटक से किया जाता था। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या करते थे? उगाते थे, क्योंकि वह उगाते थे, और जो बड़े बड़े शासक हुआ करते थे, ठीक ना, शासक थे, लेखक थे, ठीक ना, दस्तकारों को क्या करते थे? ये सामान दिया करते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। एक नई बात थी कि उस समय जो लोग क्या करते थे? हल का प्रयोग करते थे, ठीक है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि प्रायः वो लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, ठीक है। हल जैसा जो था, हम लोग क्या करता है मार्केट में जो होता है, एक जेसीबी हो जाती है, तो हर कोई जेसीबी नहीं खरीद पाता, लेकिन अपने छोटे बच्चों के लिए क्या होता है? प्लास्टिक का जेसीबी खरीद देता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उस जेसीबी को देख करके पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की मशीनें बनाई गई होंगी, ठीक है ना। वैसे ही जो थे, हल तो नहीं मिला, हल का अवशेष तो नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं उस हल के आकार के क्या मिले? खिलौने मिले, जिससे पता चल गया कि इस प्रकार के हल हुआ करते थे। इस क्षेत्रों में बारिश कम हुआ करती, इसलिए सिंचाई के लोग क्या करते? तरीके अपनाने पड़ते थे। देखिए हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में
मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। मतलब जो हड़प्पा नगर के लोग हुआ करते थे, समझिए जो चीज़ें वो लोग खींच करके चले गए, जो चीज़ हम लोग खा करके चले गए, उन्हीं के पीछे पीछे जो है हम लोग उन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, खाना शुरू कर रहे हैं। ठीक ना। हाँ, ये एक चीज़ था कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक ना, ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये हम लोगों ने खोज कर दिया है बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन उन लोगों ने देखिए कि जो चीज़ क्या था कि बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ने का काम किया करते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार किया करते थे। एक बात कर रहे थे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। आइए देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर जो था गुजरात में मिला, उसका क्या निरीक्षण था, किस प्रकार से बनाया गया था। देखिए धौला कच्छ इलाके में, कच्छ का रन जो है आप देखते हैं ये वाला हिस्सा जो है भारत का, यदि बात कर लेंगे यहाँ पे तो कच्छ का रन जो है यहीं पे है। तो कच्छ के रन में, ठीक ना, खदीर बेत के किनारे, किस बेत के किनारे, खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात वाले हिस्से में है। आगे देखते हैं वहाँ क्या था कि साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ होती थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था, धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभक्त था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। मतलब धौलावीरा कहाँ मिला हमको, गुजरात के कच्छ वाले हिस्से में मिला। उसकी विशेषता क्या थी, तो वह उस धौलावीरा का नगर जो था 3 भागों में बटा था और हर हिस्से के चारों तरफ क्या लगी थी, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। दूसरी धौलावीरा के नगरों की विशेषता क्या थी कि इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ पर मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदवाया गया। अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ाया गया। अभिलेख जो हुआ करते थे, ठीक है ना, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सारी चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं लकड़ी में जड़ा गया था। और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन धौलावीरा का नगर जो था वह 3 भागों में बटा हुआ था। हर क्षेत्रों में जो था क्या बनाए गए थे, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और कहीं ना कहीं जो थे उसमें प्रवेश के लिए बड़े बड़े द्वार हुआ करते थे। ठीक है, और इससे पता ये चलता था कहीं ना कहीं क्या किए जाते थे, वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। एक चीज़ और देखते हैं, देखिए गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। अब देखिए गुजरात, लोथल कहाँ है, तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ क्या है, लोथल है। यह कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर क्या होता था कि लोथल के पास जो था कच्चा माल हमें मिल जाता था। वो भी कच्चा माल के रूप में क्या मिलता था, कीमती पत्थर मिलते थे। यह पत्थर शंख धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह पत्थर जो थे वह शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ था। यह नगर एक भंडार गृह भी था। ठीक है, अब देखिए इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या थी, गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिल जाती थी। ठीक है ना, मुहर जैसे आप देखे होंगे कि जो हमारे यहाँ वोटिंग होती है तो वोटिंग होने के बाद जो होती है उस पर क्या किया जाता है कि एक चपड़ा होता है लाल टाइप में आता है, उसको गर्म करके जो होता है उस पर जो होता है टीन या अन्य चीज़ों का क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ सील किया गया है। जैसे आज के डेट में जो होता है ईवीएम सील की जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो थी पहले भी किया जाता था। पहले क्या किया जाता था, उसको बांध करके जो है बोरी में और उसको सील किया जाता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती होंगी। ठीक है ना, मनके बनाने का काम भी होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मनके वाले बनाने ऊपर और तैयार मनके भी यहाँ मिलते थे। कहाँ पर, लोथल वाले हिस्से में। उसके बाद देखते हैं मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन का मुहरबंदी कैसे किया जाता था। यह मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिनके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के लिए मुहरों पर गीली मिट्टी पोत करके, ठीक है ना, कर दी जाती थी, उसको सील कर दिया जाता। देखिए उस समय कैसे थे। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहर छाप को क्या कहते हैं, मुहरबंदी कहते हैं। ठीक है ना, यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी। साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ नहीं है। जैसे ईवीएम जाती है, यदि चपड़ा खुला नहीं है, टूटा नहीं है, तो इससे पता चल जाता है कि ईवीएम जो होती है कहीं बदली नहीं गई है। वैसे ही मिट्टी पोत देते थे और मान लीजिएगा पंजा ही हमने मार दिया तो पता चल गया कि यहाँ कहीं क्या है, सील है। और यदि पंजा हमने मारा और कहीं बीच रास्ते में जो है उस पर दरारें पड़ गई तो इससे पता चलता था कि इसको क्या किया गया है, खोला गया है। अभी के सभ्यता का अंत का रहस्य क्या हुआ। 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। जो लोथल
जो हिस्सा था, नगर जो था, उसको छोड़ दिए। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर कच्चे माल आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। क्या होने लगे? कचरे का ढेर बनने लगे। जब लगा लोग छोड़ देंगे, जो चीज़ें यूज नहीं हो रही है उसका क्या होने लगा? ढेर बनने लगा। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे। ठीक है, अब यह सब क्यों हुआ? तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ क्या हो गई थी? सूख गई थी। और ठीक है, अन्य लोगों का कहना था कि जंगलों का क्या हो गया था? विनाश हो गया था। क्योंकि लोगों वही स्थान पर रहते हैं जहाँ उनको पानी, ठीक ना, खान पान की ये सारी चीज़ें क्या होती है? उपलब्ध होती है, ठीक ना। लेकिन उस समय विद्वानों ने अलग अलग मत दिया कि ये सारी चीज़ें हुई। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी हम प्राप्त करें। मिस्र नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यदि नील नदी के कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाए, ठीक ना, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, वो मिस्र के आसपास के इलाकों को छोड़कर यदि देखा जाए तो कुछ भाग क्या है? रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजा करते थे। बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। मिस्र के लोग जो थे बड़े बड़े क्या बनाए थे? मकबरे बनाए थे, ठीक ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के नाम से राजाओं के मरने पर इन शवों को पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, ठीक ना। जहाँ पे रखते हैं उसको मम्मी हम बोलते हैं, जानते हैं मम्मी। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। जो शव रखा जाता पिरामिडों में बंद कर दिया था, राजा महाराजा मर जाते थे तो उनको जो था ताबूतों के अंतर्गत जो था रखा जाता था और इन लाशों को मम्मी कहा जाता था। और इन शवों के साथ जो लाशें हुआ करती थी उनके साथ साथ जो थी कुछ अन्य चीज़ें भी दफनाई जाती थी। अन्य चीज़ों में क्या क्या दफनाया जाता था? खाद्य पेय था, वस्त्र था, गहने थे, अन्य सारी चीज़ें जो थी क्या की जाती थी? दफनाई जाती थी। देखिए, हथियार, जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ जो थे उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, क्योंकि उन सारी चीज़ों को उनको विश्वास था कहीं ना कहीं ये जीवित होंगे और इनको ये सारी चीज़ें आवश्यकता पड़ेंगी। तो ये दोस्त जो था बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। आप जो है अवश्य देखें और कमेंट जरूर करें, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक ना। थोड़ा हौसले को बढ़ाएँ, ठीक है। वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।